Good morning and hello everybody. Welcome in Observer IS platform. Now today we are talking about the geopolitics. Today is our topic is the geopolitics and its correlation with technology. नमस्कार आप सभी का ऑब्जर्वर आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे इस टॉपिक का विषय है जियोपॉलिटिक्स। अब ये इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। ये हिंदू अखबार ने दिसंबर में कवर किया था और इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को कवर किया था। न्यूज़ में क्यों है, तो इस न्यूज़ में जो कवरेज किया गया वो यही किया गया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्टेड कर रहा है। तो न्यूज़ का पूरा कवर इसी के ऊपर था। तो टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है पॉलिटिक्स से, अब ये बिल्कुल एक नई चीज है। उसमें इन्होंने इंसिडेंट दिया है कि एट प्रेजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, बिग डेटा जैसे जितने भी आज के टेक्निकल्स इक्विपमेंट हैं या टेक्निकल्स बेस हैं, वो दो देशों के बीच के कोरिलेशन को इफेक्टेड कर रहे हैं या दो देशों के बीच के कोरिलेशन को जोड़ रहे हैं। ये इसी के ऊपर आधारित है। अब इसके बाद को देखिए, तीसरे पॉइंट्स को, नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर न्यूज़ को कवर करते हैं अपने एग्जामिनेशन के पर्पस से या एग्जामिनेशन के उद्देश्य से। तो जब बात की जाती है पीटी की, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट यू थिंक अबाउट जियोपॉलिटिक्स, या जियोपॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में आप क्या जानते हैं या इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तीसरा है बिग डेटा, मतलब बिग डेटा क्या है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है या इनका क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल सिक्योरिटी में या इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट में। तीसरा है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून, वो क्या भला है। और एक चौथा वर्ड है स्प्लिंटर नेट। अब ये बिल्कुल एक नया शब्द है जो आपको जानने को मिल रहा है। ये यहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, स्प्लिंटर नेट, इसके बारे में जानने को आपको होगा। पीटी के लेवल पर यही 4 फैक्ट हैं जो आपको जानने हैं। अब बात करते हैं मेंस के लेवल पर। मेंस के लेवल पर जो आपको सवाल बनेगा वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशंस है। ठीक है, इनके बारे में जानने को मिलेगा कि जियोपॉलिटिक्स क्या है और टेक्नोलॉजी कैसे इफेक्टेड करता है या कर रहा है। ठीक, अब मेंस के लेवल पर आपको डिफाइन करना होगा कि जियोपॉलिटिक्स टेक्नोलॉजी को कैसे मोटिवेट कर रहा है, डिसमोटिवेट कर रहा है या डायरेक्शन किस तरफ मोड़ रहा है, या एट प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स में क्या सिचुएशन चल रहा है। व्हाट इज द इंडियाज स्टैंडिंग इन द करंट जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो एंड शुड इट डू, ये आपका सवाल होगा, इसी का उत्तर आपको लिखना है। तो अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स क्या है। फर्स्ट लाइन में हम डिफाइन करेंगे कि जियोपॉलिटिक्स दो देशों के आपस के बीच के कोरिलेशन को डिफाइन करता है। तो आप सब कह सकते हैं कि भाई ये तो विदेश नीति भी है। तो विदेश नीति होता है कि जब हम एक दूसरे को डिफाइन करते हैं कि हमारा सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशनशिप ऐसा है, दैट इज, और एक तरह से कहें एक्सटर्नल रिलेशनशिप, और जब हम अपने किसी विशेष पॉलिसी से इस रिलेशनशिप को इफेक्टेड करने लगते हैं तो वो कहलाने लगता है विदेश नीति। और जब इसमें टेक्नोलॉजी आ जाता है तो इसको कहते हैं भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स। लेकिन यहां पर जो सीन है वो कुछ अलग टाइप का है। क्या है, तो जियोपॉलिटिक्स कोरिलेशन को दिखाता है, सहसंबंध, और फॉरेन पॉलिसी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ही डिफाइन करता है। अब जियोपॉलिटिक्स है वो आज के टेक्नोलॉजी से ज्वाइंट है। कैसे ज्वाइंट है कि आज हमारे सामने इजराइल, अमेरिका और रशिया के साथ साथ चाइना का उदाहरण हमारे सामने है। अब रशिया को देखिए, इतना बड़ा रशिया है, कहा जाता था कि पहले जार यहां से चलते थे तो एक साल में यहां से यहां तक पहुंचते थे। अब क्या है, यहां से मैसेज करो, टुक टुक का आवाज होता है और टुक टुक यहां पहुंच जाता है। ये सीन चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी आज इतनी फास्ट हो गई है जिसके वजह से एक जगह से दूसरे जगह में जाने में, कंट्रोल करने में, कोरिलेशन बनाने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में जरा भी टाइम नहीं लग रहा है। अब जो बात है वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स से कौन कौन जुड़ा है, जियोपॉलिटिक्स किन किन एरिया को कवर करता है। तो जियोपॉलिटिक्स 3 मेजर जो सेक्टर हैं उनको कवर करता है। क्या, सिक्योरिटी,
सुरक्षा, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी अंतरराष्ट्रीय तकनीक, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास। देखिए पीटी का फैक्ट फिर आपको मिला यहां पर क्या कि जियोपॉलिटिक्स किससे जुड़ा हुआ है। इसी से ही बनते हैं पीटी के सवाल, मेंस के भी सवाल। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटी जियोपॉलिटिक्स का सबसे एक स्ट्रॉन्ग मीडियम बना हुआ है। ठीक, इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पावरफुल एक तरह से कहिए इक्विपमेंट बना हुआ है। माना जा रहा है कि फ्यूचर में, अब देखिए यहां भी पीटी का फैक्ट है, इंटरनेट का एक पार्ट कह लें, इंटरनेट का एक नया टेक्निक कह लें, इंटरनेट का एक नया मीडियम कह लें, स्प्लिंटरनेट डिवाइड हो जाएगा। जो विश्लेषक हैं वो यही कह रहे हैं कि स्प्लिंटरनेट साइबर वर्ल्ड पर कैप्चर करने का एक नया मीडियम है या एक नया माध्यम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कि जियोपॉलिटिक्स टेक्नोलॉजी से ज्वाइंट एक सेंसिटिव ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करता है और यह कहता है, क्या कहता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का बनाया जाना चाहिए। अब क्या है इसमें, तो एट प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स को लेके इंडिया में कोई स्ट्रक्चरल बॉडी नहीं है और इसी विनामकीय ढांचे के विकास के लिए भारत में कुछ पहल की जा रही है। क्यों कही जा रही है कि भारत में सबसे बड़े इंटरनेट एक तरह से कंज्यूमर मार्केट है या सबसे बड़े इंटरनेट का एक मीडियम कंज्यूमर मार्केट बना हुआ है। इसी से रिलेटेड हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने 2020 में एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और इसी टेक्नोलॉजी को डिपार्टमेंटल नाम दिया नेस्ट। बस यही एक पीटी का फैक्ट है जो जानना है। फिर उसके बाद और भी है कि एट प्रेजेंट आईटी एक्ट ही सबसे प्रभावशाली मीडियम बना हुआ है। आईटी एक्ट आज सबसे पहले सबसे इफेक्टिव लॉ अभी भी बना हुआ है। बीच में आपने सुना होगा कि पबजी को इनसे जो भी खतरा हुआ, पबजी और वो टिकटॉक जैसे जो मेजर ऐप हैं वो इसी आईटी एक्ट के बेस करके या इसी प्रभावशाली कानून को आधार में लेते हुए उसको बैन किया गया। तो यही कारण है कि जियोपॉलिटिक्स मतलब एक तरह से लास्ट में हम कहें कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, तो ये दो देशों के बीच के आपस के कोरिलेशन को इफेक्ट करने वाला एक शब्द है। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स का मीडियम क्या है, तो भाई इंटरनेट है। ठीक है। तीसरा, इंटरनेट को बेस बना करके किसी भी देश में क्या एक्टिविटी की जा रही है, मतलब चाइना इंटरनेट के माध्यम से हमारे देश को कैसे प्रभावित कर रहा है। जैसे कैम स्कैनर, नाम सुना होगा, कैम स्कैनर हो गया, चाइनीज ऐप हो गया, या आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे एक मीडियम है जो दो देशों के बीच को इफेक्टेड कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने की बात आई और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी को बनाने की बात कही गई। यही थी कहानी जियोपॉलिटिक्स की। तो जो पीटी में सवाल बनेंगे वो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो छोटे मोटे फैक्ट है जिनकी चर्चा हमने की है वो इसी से रिलेटेड होंगे। मेंस में इससे सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे क्या कि जियोपॉलिटिक्स इंडिया के सिक्योरिटी को कैसे इफेक्टेड कर रहा है, या भारत की एकता और अखंडता को कैसे जियोपॉलिटिक्स चुनौती दे रहा है, या अभी भारत की वर्तमान जो नेशनल सिक्योरिटी है वो जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी से किस प्रकार इफेक्टेड हो रही है। तो ये सब मेजर चीजें हैं जो इस टॉपिक से कवर की गई। फिलहाल हम पीटी के लेवल पर यहीं रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि दो देशों के बीच के कोरिलेशन को इफेक्ट करने में रिलीजन कहां तक इफेक्टेड हो रहा है, या दो देशों के बीच में कोरिलेशन बनाने में या बिगाड़ने में धर्म का क्या योगदान है। पाकिस्तान बना क्यों, एक धर्म विशेष के लोग भारत के साथ रहना नहीं चाहते थे, बन गया एक अलग मुल्क। ठीक उसी तरह अब एक धर्म विशेष के लोग भारत में भी हैं और चाइना में भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग, बट फिर भी दोनों देशों के बीच में नहीं बनती है। तो कहने का मतलब है धर्म अलग जगह है, पॉलिटिक्स अलग है। पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए रिलीजन एक उपकरण है या रिलीजन एक मीडियम है। तो हमारा टॉपिक यही है क्या कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कूटनीति में रिलीजन का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको इंडियन एक्सप्रेस ने इस डेट तक कवर किया था और द हिंदू अखबार ने भी इसको कवर किया था।
अब ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इसके कॉन्फ्रेंस में बौद्ध सर्किट की प्रदर्शनी लगाई गई। संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, यह एक प्रकार का एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चाइना और भारत के साथ कई सारे देश शामिल हैं, और इन देशों की बैठक या इन देशों की एक प्रदर्शनी वर्चुअल दिल्ली में आयोजित की गई। और दिल्ली में आयोजित करने के बाद इस एग्जीबिशन या कला संस्कृति का जो एक प्रदर्शन किया गया वो दिल्ली के इस म्यूजियम में किया गया। अब इस जो प्रदर्शन किया गया, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है या जर्नलिज्म है, इसमें एक शब्द दिया गया बौद्ध डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। इस प्रदर्शनी को बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के नाम से जाना जा रहा है। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं कि सबसे पहले तो बनेगा कि बुद्धिज्म और इंडिया से कैसे रिलेशन है। एकदम आपको हिस्ट्री में जाना होगा, बुद्ध के जन्म से लेकर के अब तक क्या सीन चल रहा है वो आपको यहां पढ़ना होगा। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन है ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप। ये एक भारत सरकार का बॉडी है जो भारत की संस्कृति के बारे में या भारत के बारे में भारत से बाहर विदेशों में वो प्रचार करते हैं। तो यहां भी सवाल बन सकता है, क्या ICCR क्या है, कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, इसके क्या एम है और क्या घोषित लक्ष्य है, इसने कब कौन सी प्रदर्शनी लगाई और अभी वर्तमान में सीन क्या चल रहा है। इंडिया ईयरबुक पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा ICCR के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, हम भी इसकी चर्चा करेंगे। फिर जो तीसरा एस्पेक्ट्स बनेगा वो ये है, क्या कल्चरल स्कीम, जो भी सरकार की योजनाएं हैं कल्चरल, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करती हैं, जैसे ईरान में चहबहार बंदरगाह बनाया रहा है भारत के द्वारा, अफगानिस्तान में सहतूत बांध बनाया जा रहा है, और ठीक उसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों के साथ एक गंगा मेकांग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कुछ ऐसे आपसे उदाहरण पूछ लिए जाएंगे कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और किन दो देशों के बीच में या किन दो देशों के ग्रुप्स के बीच में यह इफेक्टिव हो रहा है। और इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट है, प्रोजेक्ट मौसम, वो भी संचालित हो रहा है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। कहने का मतलब है जो पीटी का एरिया है वो ये है, ठीक है। तो ये जो पीटी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो इसमें होंगे। अब बात करते हैं मेंस के पैटर्न पर या मेंस के लेवल पर। तो मेंस के लेवल पर क्या है भाई, तो मेंस के लेवल पर यह है कि सॉफ्ट पावर आपसे 20 वर्ड्स में पूछ सकते हैं, क्या कि ये सॉफ्ट पावर क्या वाला है। दूसरा, इस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में रिलीजन और इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, रिलेशनशिप पूछ सकते हैं 120 वर्ड्स में। फिर तीसरी बात करते हैं कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को लेकर के इंडिया के सामने मेजर चैलेंज क्या है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर रिलीजन सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी में भारत के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है क्या, सबसे पहले सॉफ्ट पावर डिफाइन करना होगा। सॉफ्ट पावर में इंडिया की एक तरह से कहिए पॉलिसी डिफाइन करना होगा। तीसरे लाइन में चैलेंज डिफाइन करना होगा। और चौथे प्रश्न में या चौथे लाइन का जो प्रश्न बन सकता है कि एट प्रेजेंट इंडिया का क्या सीन चल रहा है। जो मेंस के सवाल होंगे वो इसी लेवल पर बने, ध्यान रखिएगा। फैक्ट लेवल के सवाल ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है और भारत में, माफ करें, सॉफ्ट पावर क्या है और इसका क्या असर पड़ रहा है। आपसे मैक्सिमम जो सवाल पूछेंगे सॉफ्ट पावर के बारे में धीरे से 20 वर्ड्स में, इसकी भी संभावना अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि जितने सवाल आ रहे हैं सबके सब कंसेप्चुअल लेवल पर आ रहे हैं। तो मेंस के लेवल पर यही कुछ चीजें हैं जो आपको जानने हैं। अब इसी से ऐसे में कई बार सवाल बना है, फिर बनेगा, क्या बनेगा कि आपसे पूछेंगे सबसे पहले कि रिलीजन, सोसाइटी और नेशन फॉर्मेशन में क्या रिलेशनशिप है। थोड़ा सा हिंदी की बात करें तो कहा जाता है कि किसी भी देश को बनाने में आइडियोलॉजी की जरूरत होती है और रिलीजन का यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो आइडियोलॉजी देता है। मतलब भारत, कहते हैं ना भारत को देखना है, तो भारत क्या है, भारत को अगर देखना है तो भारत हिंदू धर्म की पूरी एक भूमि है, एक परिभाषा ये है। तो भारत में इस्लाम भी है, भारत में सिखिज्म भी है, भारत में ईसाई भी है। तो लोग कहते हैं भारत कई धर्मों की खिचड़ी है, या भारत कई धर्मों और रीति रिवाजों का एक स्थल है, या यही भारत है जिसमें कई धर्मों के रीति रिवाजों को एक साथ रहने का का पूरा सीन देखा जाता है। तो आपसे जो सवाल बनते हैं, लास्ट ईयर से जो सवाल बने उसकी चर्चा करते हैं। क्या कि धार्मिक विचारों से ही समाज में समूह बनता है और सामाजिक विचारों का एकीकरण राष्ट्र निर्माण करता है।
सीधे कहें तो रिलीजन, सोसाइटी एंड नेशन फॉर्मेशन का क्या कोरिलेशन है, उनके बारे में आपसे पूछेगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। ये 90 के दशक में दिए गए एक अमेरिकन थिंकर्स का एक आइडियोलॉजी है, जिसमें उसने कहा था कि अगले शताब्दी की लड़ाई है, बस नेक्स्ट सेंचुरी की जो लड़ाई है वो वॉर ऑफ सिविलाइजेशन की लड़ाई होगी। तीसरा, नेशन फॉर्मेशन में रिलीजन एक सबसे बड़ा पिलर है, यह भी सवाल पूछा जा चुका है। या फिर सोसाइटी में रिलीजन और समाज का, सोसाइटी का को रिलेशन भी, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो जो ऐसे में सवाल बनेंगे 1200 वर्ड्स में, वो यही देंगे जिसमें आपको सिर्फ देखना है कि किसी भी नेशन को स्टैंड करने में, किसी के नेशन को फॉर्मेट बनाने में, किसी भी नेशन को खड़ा करने में आइडियोलॉजी की जरूरत होती है, और यह आइडियोलॉजी देता है धर्म। जैसे पाकिस्तान, जैसे ईरान, जैसे इराक, जैसे इंग्लैंड, जैसे अमेरिका, जैसे इजराइल। ठीक है, तो ये सारे राष्ट्र आज खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक धर्म बहुत बड़ी विचारधारा के रूप में है। तो मेंस का टॉपिक होगा वो यही होगा। अब जो आपसे इंटरव्यू लेवल की बातें आएंगी, फिर आपसे पूछेंगे क्या कि भाई पाकिस्तान इतना भारत विरोधी क्यों है, तो फिर आपको इन सारी बातों का उत्तर 2 या 3 लाइन में देना होगा। देखने में बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर 98% बच्चे पहले 2-3 साल में नहीं दे पाते। फिर वो कहते हैं सर नेताओं की करतूतें हैं, 2 देशों के बीच में प्रेम भाईचारा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान बना ही है भारत के विरोध पर। ठीक है, तो आप फिर अगला सवाल देखिए, पाकिस्तान कैसे बना। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, सवाल उठा के पूछेंगे। फिर आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई चाइना में भी बौद्ध रिलीजन है, फिर भी यह भारत विरोधी क्यों है। तो अगर धर्म यहां तो दिखता है, आप कह देंगे सर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी इसलिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है। फिर यहां आइए, भारत और चीन दोनों में बौद्ध धर्म है, फिर ये दोनों क्यों आपस में भिड़ रहे हैं, तब आपको यहां पर डिप्लोमेटिक आंसर देना होगा। फिर तीसरा स्टेप जाइए कि पाकिस्तान में तो विरोध दिखता है, बट बांग्लादेश में विरोध नहीं दिखता। अब भाई बने तो दोनों एक ही साथ थे। इस नक्शे को देखिए, पाकिस्तान यहां भी बना था, पाकिस्तान यहां भी बना था। तो अब जो पाकिस्तान ये दोनों बन गया, तो ये एकदम विरोधी है और यहां कोई विरोध नहीं है। तो इसके पीछे भी आपसे सवाल बनेंगे। फिर आपसे पूछेंगे भाई नेपाल भारत से कैसे जुड़ा, तो आप कहेंगे कि यहां भी एक बॉर्डर है, ऐसे है वैसे। जी नहीं, नेपाल और भारत को जोड़ने में बस एक ही व्यक्ति है, वो है आपके महादेव, वो है आपके पशुपतिनाथ, जो भारत को नेपाल से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह कहें भारत से तिब्बत कैसे जुड़ा है, तो कहेंगे क्या, भगवान शिव का घर वहीं है, वहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, कैलाश मान सरोवर पे। तो भारत तिब्बत भारत से ऐसे ही जुड़ा था, बीच में चीन ने तिब्बत को कब्जा लिया। ठीक उसी तरह नेपाल को भी चीन भड़का रहा है भारत के विरुद्ध। तो ये सब सारी चीजें हैं जो दिखेंगी। फिर आजकल एक बात हो रही है, क्या बात हो रही है, अखंड भारत। आपसे पूछेंगे अखंड भारत क्या है, तो अगर आपने कह दिया कि सर ये आरएसएस का अभियान है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव को फिर से जोड़ने की बात की जा रही है, तो एग्जामिनर का अगला सवाल, ये ठीक है या गलत, तो फिर आप फंस गए। यही सारी चीजें होती हैं जो स्मार्टनेस, जो आपको 2 और 3 लाइन में बोल करके किसी तरह मार्क्स को लेना होता है, और ताकि वो कुर्सी आपसे मिल जाए। देखिए, सच्चाई कुछ और होती है, प्रेजेंट स्टेटस कुछ और होता है, और आइडियोलॉजी कुछ और होती है। अगर आपसे कोई पूछे करप्शन खत्म होगा, कभी नहीं होगा। भारत की बेरोजगारी दूर होगी, कभी हो ही नहीं सकती है। भारत का पॉपुलेशन कभी कम होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? इसमें बहुत कुछ आपके हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या? पुत्र मोह, पुनर्जन्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, गंगा में डुबकी लगाओ, ये त्यौहार, वो त्यौहार। तो आपके एक निश्चित उम्र में आपका विवाह होना ही, माता पिता की श्रेणी में जाना ही है, तो पॉपुलेशन कम कहाँ से होगा। तो कभी कुछ आपकी सोसाइटी को चलाने के लिए जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ भी आपको दिख रही है। तो यही बात यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या, कि रामायण सर्किट क्या है, आपसे पूछ देंगे। फिर बौद्ध सर्किट का क्या इंपॉर्टेंस है, या एम्पायर बनाने में इनका क्या मेजर रोल रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन जिन लोगों का या तो सोशियोलॉजी है, या तो हिस्ट्री है, या तो पॉलिटिकल साइंस है, या वो आईआर से जुड़े हुए हैं, या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो उनसे ये सवाल तो बनेगा ही। और इसके अलावा जो भी करंट का सीन है
उससे जोड़ करके सवाल पूछेंगे। जैसे अभी जो सीन चल रहा है वो बॉल सर्किट का चल रहा है। तो अब इसी से अगला सवाल है, क्या सवाल है कि सॉफ्ट पावर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि बिना प्रेशर के किसी दूसरे देश को इफेक्टिव करने का एक मीडियम है सॉफ्ट पावर। दूसरे, इसको किसने यूटिलाइज किया? तो एक व्यक्ति हैं जोसेफ नाय। इन्होंने ही ये जो एक आइडियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस आइडियोलॉजी का यूटिलाइज किया। क्या किया कि सॉफ्ट पावर के इस टेक्निक में आपसी रिलीजियस कोरिलेशन, ठीक है, आपस में जो खान पान होता है या फिर आप जो भी कह लें कि फूड फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक, सिनेमा और भी कई तरह की चीजें होती हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करे। याद करिए 9/11 की घटना, अमेरिकन फौज अफगानिस्तान पहुंच रही है और तालिबान के गुफाओं में जा रही है। जब गुफाओं में गया तो हर जगह दिल बेटा राजा फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित का फोटो मिला। हर आतंकवादियों के रूम में हम आपके हैं कौन की वीडियो मिली। तो बड़ी अजीब समस्या आई कि भाई ये माधुरी दीक्षित, हम आपके हैं कौन या अमिताभ बच्चन के गाने वगैरह वगैरह इन आतंकवादियों के बंकर में क्या कर रहे हैं। तो बाद में पता लगा कि भाई वो इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा माध्यम है। एकता कपूर के टीवी सीरियल दुनिया के 27 देशों में डब करके दिखाए जाते हैं। क्यों? वही सास बहू साजिश डायन भूतनी चुड़ैल की जो कहानियां हैं वो टीवी में दिखाई जाती हैं। क्यों? इंटरटेनमेंट का माध्यम। अमेरिकन टीवी को देखिए, दुनिया को बचा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बचा रहे हैं, एलियन अटैक को बचा रहे हैं, उसमें इंटरटेन ही नहीं होता। भारत में देखिए वाहियात, गंदे, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिर्जापुर, कालीन भैया, गुड्डू भैया, इनके डायलॉग देखिए कितने भारत के गांव गांव में दिख रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायलॉग्स देखिए। तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा जब कोई कहता है ओ चचा ऐसे बात बोलता है तो अब देखिए लोग, पब्लिक झूम जाती है, हाले वो गलत हो, सीटी बजती है। सपना चौधरी के डांस को देखिए, उनके गाने को देखिए, एकदम वल्गर है। लिपस्टिक वाला गाना देखिए और भी वल्गर है। लेकिन देखिए 5 स्टार होटलों तक वो चीजें बजती हैं और बजाई जाती हैं। कहीं भी भारत के लोग होंगे तो वो हिंदी फिल्मों से, हिंदू त्योहारों से, दिवाली से, होली से नाता तोड़ ही नहीं सकते हैं। वो उनके नस नस में बसा हुआ है। ठीक है, तो दो देशों के बीच में कोरिलेशन को मजबूत करने में बहुत बड़ा या सबसे बड़ा एक तरह से कंट्रीब्यूशन है सिनेमा। आज अमेरिका को या हॉलीवुड, अमेरिका को हम कैसे जानते हैं? हॉलीवुड के सिनेमा से। चाइना को हम कैसे जानते हैं? चाइनीज सिनेमा से। जब कहेंगे आओ माओ चाओ ये पाओ, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह भारत के बाहर, भारत को जानना है तो कहते हैं ना, हिंदी को जानना है या हिंदू को जानना है या भारत को जानना है तो हिंदी सिनेमा को देख लीजिए। आज कहीं नहीं होता है कि बारिश हो रही है, बरसो रे मेघा मेघा बरसो। एक समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। पहले सारे हीरो गरीब होते थे, बारिश होती थी, हीरो हीरोइन डांस कर लेते थे। अब ऐसा का दौर नहीं है। तो समय के साथ दौर बदलता रहता है। कहने का मतलब है किसी देश को जानना है तो उस देश के समाज को देखिए, और उस समाज को जानना है तो कहते हैं उसकी कहानियां पढ़िए। अब कहानी पढ़ने का दौर खत्म हो गया है। कहा जाता है उस समाज को जानना है तो उसकी फिल्मों, वेब सीरीजों को देखिए। यकीन न हो तो कई सारे बेहतरीन वेब सीरीज आए, भले उसमें कई तरह की है, जैसे पाताल लोक है, मिर्जापुर है। तो जैसे हमारा समाज है वैसे ही वो चीज़ें बनती हैं, तभी पब्लिक के द्वारा पसंद की जाती हैं। वो सारी निगेटिव है। अगर आपसे कहा जाए कि लोग गाली देते हैं, गाली देना बुरी बात है, लेकिन देखिए गालियों की भरमार है और पब्लिक लाइक पे लाइक किए जा रहे हैं। इस मीन्स कहीं ना कहीं आप भी और हम भी उसी संस्कृति के पोषक हैं। तो कहा जाता है कि रिलेशनशिप को डेवलप करने में, कोरिलेशन बनाने में, आपस में खान पान या फिर जो भी फूड फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक और सिनेमा, ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक तरह से डिप्लोमेसी बढ़ाती हैं। तो भारत में लोगों ने कहा कि भाई अगर विकास करना है या अफगानिस्तान को विकास में भारत की भूमिका निभानी है तो 2 चीज़ करिए। क्या? एक तो हमारे यहाँ क्रिकेट टीम को डेवलप कराइए, दूसरा जो उन्होंने कहा फिल्म बनाइए। याद करिए अमिताभ बच्चन की फिल्म बनी थी खुदा गावा। जानते हैं 1990 के आसपास जब इसकी शूटिंग चल रही थी कि आधा अफगानिस्तान काबुल पर आ गया था। अब वहां के राष्ट्रपति को समझ में नहीं आया कि लोगों को रोके तो कैसे करें। और एक बार जब अमिताभ बच्चन ने डायलॉग मारा, क्या सर जमीने अफगानिस्तान अस्सलाम वालेकुम, तो कहा जाता है आधा काबुल शहर सड़क पर खड़ा था। तो ये है हिंदी सिनेमा की एक ताकत। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 देशों के बीच में जो काम डिप्लोमेट या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं करते हैं वो एक फिल्म स्टार कर देता है। याद करिए दाऊद इब्राहिम के एक सहयोगी हैं, छोटा राजन, नाम सुने होंगे, गोली लगी, थाईलैंड में था।
तो भारत सरकार ने थाईलैंड की सरकार से बातचीत करने के लिए अपने अन्ना, अपने रोबोट रजनीकांत को आगे किया। अब रजनीकांत ने वहां के तमिल लोगों से कांटेक्ट किया और वहां के तमिल लोगों ने अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर प्रेशर डाला, तब जाकर के यह सारी चीजें हुई। तो कहने का मतलब है कि फिल्म स्टारों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है या फिल्म स्टारों का बहुत बड़ा रोल होता है दो देशों के बीच में कोरिलेशन को डिफाइन करने में। सबसे पहले इस चीज को समझा या पहचाना एक व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव, पामुलपट्टी वेंकट नरसिम्हा राव, और उन्हीं के टाइम पीरियड में एक शब्द का प्रयोग किया गया, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो नीति। इस शब्द का प्रयोग किया गया और इसमें इन्होंने कहा कि जो भारत के ये वाले इलाके हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह वगैरह, इनके साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कही जाएगी। तो पहला सवाल, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कोरिलेशन बनाने के लिए एक्स पीएम नरसिम्हा राव का के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई एक पॉलिसी है। सेकंड आइए, इसी बेस पर, इसी रिलीजियस कोरिलेशन को बेस बना करके एक तरह से कहिए तो भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन या फिर इस्लामिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी अपनी मेंबरशिप मांगी। क्यों मांगी? कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है भारत में, तो हमें भी इसकी सदस्यता दी जाए। तो ये बात कही गई। तीसरा जो कहा गया, क्या कहा गया? तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ध्यान दीजिए, जो यहूदी देश है इजराइल, इसी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया गया। कुछ साल पहले आईएएस में एक सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्या इजराइल भारत का स्वाभाविक मित्र है? क्यों? क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। सच्चाई क्या है आप और हम दोनों जानते हैं। कहने का मतलब है पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, ईरान, ये सब भारत विरोधी हैं। क्यों विरोधी हैं? ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं और मुस्लिम भाईचारे के नाम पर ये पाकिस्तान का साथ देते थे, अब नहीं देते। कश्मीर के मुद्दे पर सब दिखाया गया, तो उस समय ये सवाल बन गया। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न कोई किसी का दोस्त है, न कोई किसी का दुश्मन है। जरूरत के अनुसार चीजें बनती हैं और चीजें बिगड़ती हैं। तो यही बात है, इजराइल के साथ भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन इसलिए बना कि एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां इनको टॉर्चर नहीं किया गया। ठीक है, बहुत पहले एक भारत का एपिक है, महाकाव्य है महाभारत, और उसमें भी ये एक डिप्लोमेसी की बात कही गई है या उसमें भी इस डिप्लोमेसी की चर्चा की गई है। और देखिए, मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में हमारे एक महान राजा हुए अशोक मौर्य। इसी अशोक महान के कार्यकाल में उन्होंने भारत के बाहर 16 देशों में इस रिलीजन के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म का प्रयोग किया कि आप लोग बौद्ध धर्म के अच्छी बातों को एडॉप्ट करें। ध्यान रखिएगा, ये पूरे इलाके में एक तरह से अशोक महान ने धर्म प्रचारक भेजे, जैसे संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया। तो ये भी एक तरह से बौद्ध डिप्लोमेसी या रिलीजन डिप्लोमेसी। फिर अशोक महान की जो थिंकिंग थी वो वसुधा कुटुंब, मतलब एक परिवार के सदस्य, विश्व एक परिवार का सदस्य है, इस आइडियोलॉजी से इफेक्टेड रही। तो ये भी एक फैक्ट है इसी से रिलेटेड। ठीक यही बातें काफी पहले 1893 में विवेकानंद के द्वारा शिकागो फेस्टिवल में दिया गया स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड के परिवार की बात कही थी। बाद में 1947 के बाद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इंडियन कल्चरल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, ICCR, founded 1950 by Maulana Azad. Its aim to foster and strengthen cultural relation and mutual understanding. मतलब भारत के बाहर विश्व के देशों के साथ
सांस्कृतिक संबंध को बनाने के लिए 1950 में मौलाना आज़ाद के द्वारा इस संस्था को बनाया गया था। देखिए, एक मुस्लिम होकर के एक हिंदू संस्था बना रहे हैं। आज की पॉलिटिक्स में क्या क्या नहीं कहा जाता है। सन 2000 के आसपास गंगा मेकांग परियोजना को स्टार्ट किया गया। इस परियोजना में क्या था तो ध्यान से देखिएगा, ये है भारत और इस परियोजना में थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया, मतलब गंगा नदी जहाँ से बहती है और ठीक उसी तरह इन देशों में मेकोंग नदी बहती है, उन देशों के एक ज्वाइंट प्रपोजल बनाया गया। क्या प्रपोजल बनाया गया कि हम इस प्रपोजल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कुछ भी एक्टिविटी है उसको प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ICCR विदेशों में इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का या इंडियन कल्चर के प्रचार प्रसार, प्रदर्शनी, मेले, महोत्सव या ये कहिए इंडियन कल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जीबिशन हैं उनको प्रमोट करने की एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी ICCR को है या ICCR को दी गई। ठीक उसी तरह बहुत पहले प्रोजेक्ट मौसम के बारे में भी चर्चा हुई। प्रोजेक्ट मौसम क्या है तो यह एक इंदिरा गांधी कला केंद्र, ये दिल्ली में है और इनके द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी जानें। प्रोजेक्ट मौसम क्या है तो प्रोजेक्ट मौसम, ध्यान दीजिएगा, ये भारत है और ये हिंद महासागरीय इलाका है। तो इन इलाकों में भारत से जुड़े जो भी कल्चरल एक्टिविटी हैं उनका एग्जीबिशन चल रहा है, उनकी प्रदर्शनी चल रही है, उनका एक तरह से सम्मेलन चल रहा है। तो प्रोजेक्ट मौसम, एक तो ये जानना है किससे जुड़ा है तो हिंद महासागरीय क्षेत्र से। किसके द्वारा एक्टिव हो रहा है तो इंदिरा गांधी कला केंद्र के द्वारा, और यह हिंद महासागर से जुड़ी हुई चीज़ों को एक कल्चरल एग्जीबिशन के रूप में प्रदर्शनी कर रहा है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट्स को देखिए, क्या कि चीन का जो प्रसिद्ध वन बेल्ट वन रोड मार्केट है, इसको देखिए, ये वाला जो रास्ता है, ठीक है। तो चीन का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भी है वो भी बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ है, जो पहले रिलीजियस रिलेशन को बनाता है, फिर उसके बाद से फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से कहिए तो एक मंच या एक तरह से कहिए कि काउंटर या एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूटिलाइज कर रहा है। तो चीन का प्रसिद्ध जो वन बेल्ट वन प्रोजेक्ट है उसमें भी रिलीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक, फिर उसके बाद अन्य और देखिए, चाइना के द्वारा लुम्बानी प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है और इस लुम्बानी प्रोजेक्ट को एक्टिव करने में $3 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसी के जवाब में भारत सरकार ने लुम्बानी प्रोजेक्ट को बैलेंस करने के लिए एक शब्द या एक प्लान को एक्टिव किया जिसका नाम है बौद्ध सर्किट। अब थोड़ा सा और डिटेल जाने, क्या कि भैया ये लुम्बानी प्रोजेक्ट क्या होता है तो ध्यान दीजिए, ये लुम्बानी प्रोजेक्ट क्या है तो चाइना ने 3 बिलियन डॉलर, मैं अमाउंट देख के बताता हूं, हाँ माफ करें, बिल्कुल सही है, चाइना $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है बुद्धिस्ट प्रोजेक्ट। वो शुरू किया, कब किया तो 2011 में। इंडिया मस्ट बी वरी टू नेपाल लुम्बानी प्रोजेक्ट, मतलब लुम्बानी प्रोजेक्ट से इंडिया भी इफेक्टेड हुआ। ये अब मैप में आपको देख लेना है। फिर बुद्धिस्ट सर्किट ये स्टार्ट हुआ 17 जुलाई 2014 को और ये बुद्ध से जुड़े हुए सारे क्षेत्रों को जुड़ने की बात कही गई है। फिर इसको भी थोड़ा सा मैप पे आपको देख लेना है गूगल पे कि बोध गया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर कहाँ कहाँ है, कैसे है और किस लिंक से जुड़ा हुआ है। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट यही है जिसके बारे में जानना है। थोड़ा और फैक्ट आपको देखते हैं कि बुद्ध से जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख स्थान हैं वो आपको जानने हैं। बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन, ये कुछ प्रमुख राज्य हैं और ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जिनसे ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश तो बोमडिला और तवांग, माफ़ करें अरुणाचल प्रदेश बोमडिला और तवांग, ये दोनों क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग कहाँ है ये आपसे
पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक उसी तरह सिक्किम में, तो सिक्किम में कलिम्पोंग और रुमटेक, ये दो ऐसे जगह हैं जो सिक्किम में है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख है, फिर उसके बाद हरवान है, और फिर अमरबानी है या परिहासपुरा है, ये जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में स्पीति, लाहौल स्पीति नाम सुने होंगे, किन्नूर और धर्मशाला। उसी तरह हरियाणा, उसी तरह एमपी, उसी तरह महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में। ये कुछ मेजर बुद्धिस्ट सर्किट्स हैं जिनको आपस में जोड़ने की बात की जा रही है। चर्चा, ये पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना है। ठीक उसी तरह वन बेल्ट वन रोड OBOR के द्वारा शुरू किया गया है, 2013 में शुरू हुआ है चाइना गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका मेन एम है क्या, जोड़ना। और फिर एक तरह से इनके बारे में जो जानना है, क्या 70 देशों का एक यह अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। लगभग 70 देशों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक उसी तरह गंगा मेकांग परियोजना सन 2000 में शुरू हुआ, 6 देशों ने इसमें भाग लिया, और पहले इसका एम था कल्चरल, फिर हो गया ट्रेड रिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का प्रोजेक्ट है, ये चीन का प्रोजेक्ट है। ये दो चीज़ें हैं जो पीटी के लेवल पर आपको जानने हैं। तो जो पीटी के बारे में फैक्ट है वो यही बनेगा। क्या बनेगा, तो पीटी से जो रिलेटेड सवाल बनेंगे, एक क्या कि एससीओ की बैठक कहाँ हुई, मतलब एससीओ कहाँ है, कब बना, कैसे बना, क्या एम है, और अभी इसकी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है, तो न्यू दिल्ली में चर्चा का कारण क्या था, कौन सी प्रदर्शनी लगाई गई, कहाँ लगाई गई, क्यों लगाई गई, किसने, कौन कौन इसमें शामिल हुआ। तो पीटी का फैक्ट इसी तरह आगे भी बनता रहेगा। ठीक इसी से जुड़ा हुआ एक और है ICCR या इंदिरा गांधी कला केंद्र। ये दो ऑर्गेनाइजेशन कब बने, कैसे बने, इनका एम क्या है। फिर अभी तीसरा फैक्ट प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है। फिर चौथा फैक्ट कि जो बुद्धिस्ट सर्किट बन रहा है उसके प्रमुख प्रमुख राज्यों के प्रमुख प्रमुख तीर्थ या प्रमुख प्लेस या रिलीजियस प्लेस कौन कौन है, उनकी चर्चा पीटी के लेवल पर होगी। जब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में मैंने बताया कि हमेशा जो सवाल पूछेगा कि रिलीजन और सोसाइटी का, रिलीजन और नेशन का क्या रिलेशनशिप है। ध्यान रखिएगा, टॉपिक यही होगा और सवाल बनते जाएंगे, चाहे वो सवाल 250 में बन रहे हों, चाहे वो सवाल 350 में बन रहे हों, या इंटरव्यू लेवल पर 2 या 3 लेवल पर हों, या अगर आपका ऑप्शनल पेपर है तो ऑप्शनल में भी सवाल बन सकते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी में। तो सवाल इसी तरह बनते रहते हैं। एक घटना होती है और उस घटना से एक्सपेक्टेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं और जो भी नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर कवर करती है, उसके बारे में पढ़ना और उसको समझना और उसको एग्ज़ाम के पैटर्न में ढालना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही करंट अफेयर्स का अप्रोच है। ये अप्रोच नहीं है कि एससीओ की बैठक हुई दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता या उसके हेड ये थे और यहाँ इन चीज़ों पे की गई। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो ये फैक्ट घोंटने की जो एक आदत है वो हमें ले डूबती है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों अलग अलग नहीं है। मैं पहले भी कहता आया था, अभी भी कहता हूँ, टॉपिक एक ही है, उसमें पढ़िए ब्रॉड वे में और ब्रॉड स्तर पर पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे फैक्ट है उसको निकाल लीजिए, एक बार समझ लीजिए और एक बार लिख लीजिए, फिर दोबारा आपको इस टॉपिक पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये था रिलीजन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक या बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी या एससीओ को लेकर के बैठक में जो की गई थी उसमें। अब आगे देखते हैं।